दोस्तों नमस्कार। सरकार तो मान चुकी है कि आप सरकार की हर बात पे भरोसा करते हैं। सरकार जान चुकी है कि उसके नारों में इतना दम होता है कि जनता उस नारों के तहत बहने लगती है। तो ऐसे में इस देश के भीतर का सच क्यों बताया जाए, और अगर बताना ही हो तो अपने तरीके से उस सच को सामने रख दिया जाए। यही हाल इस देश की अर्थव्यवस्था का है। अर्थव्यवस्था को लेकर जो कच्चा चिट्ठा बजट में रखा जाता है, उस बजट से एक दिन पहले एक इकोनॉमिक सर्वे भी आता है जो बतलाता है कि इस देश की आर्थिक माली हालत कैसी हो चली है। और सरकार जो सोचती थी एक बरस पहले, इस एक बरस के भीतर इस देश की इकोनॉमी पर सरकार किस तरीके से चली है और लोगों तक वह किस रूप में पहुंची है। लेकिन सरकार तो मान चुकी है कि आपको सरकार पे इतना भरोसा है कि अब उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो आज अंतरिम बजट, चूंकि यह देश चुनाव में जा रहा है और फुल एंड फाइनल बजट अब जुलाई के महीने में आएगा, तो उससे पहले जो बजट दिया जाता है उसके जरिए यह मान लिया जाता है कि फिर भी सरकार का क्या दृष्टिकोण है और बीते एक बरस में इस बजट को लेकर जो कच्चा चिट्ठा सामने रखा गया था उसको लेकर कहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जब कुछ भी बताने की जरूरत ही ना हो तो सिवाय एक घंटे तक एक ऐसा भाषण दे डालिए जो बताए कि भारत विकसित राष्ट्र होने वाला है, भारत की इकोनॉमी दुगनी हो जाएगी और दुनिया के मानचित्र पर भारत सबसे बड़े बाजार के तौर पर होगा। मैम सेंटर मैम सेंटर मैडम सेंटर सेंटर मैम सेंटर। उसके भीतर के सच को मत जानिए कि इस देश के भीतर में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इस सच को ना जानिए कि इस देश के भीतर में शिक्षा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है या नहीं बचा है। यह भी मत जानिए कि इस देश के अस्पतालों का क्या हाल है और इस देश के भीतर में इलाज कराना कितना मुश्किल है। यह भी मत जानिए कि किसानों को अन्न उपजाने में जो लागत मूल्य लगता है वह भी वापस मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। यह भी मत जानिए कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले, उसमें से उन घरों की कितनी हालत खस्ता है या कितनों को घर मिले, इसका कोई डाटा मत रखिए। यह भी मत बताइए कि इस देश के भीतर में गरीबों का मतलब होता क्या है। आप अपने तरीके से हर चीज को कैसे एक के बाद एक रखते चले जाते हैं और आंकड़ों के लिहाज से एक अलग अलग क्षेत्र को चुनते हैं और बताते हैं कि देखिए सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन इस ठीक ठाक के भीतर आपकी खामोशी इस देश के बेरोजगारी को लेकर रहेगी। महंगाई को कैसे काबू में लाया जाए आप कुछ नहीं कहेंगे। इस दौर में इस देश की इकोनॉमी 40% बढ़ गई, लेकिन इस देश के किसानों की आमदनी 2 से 3% ही बढ़ी। इस देश में महंगाई दर 5% के पार है, लेकिन इकोनॉमी हमारे दुनिया के मानचित्र पर तीसरी, चौथी, पांचवी इस दिशा में हम बढ़ चले हैं। तो बजट का कच्चा चिट्ठा आज जो रखा गया, उसको अगर एक लाइन में पहले समझें तो यह मान लीजिए कि सरकार कह चुकी है, बता चुकी है, अब उसे बताने की जरूरत नहीं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। इस देश की अर्थव्यवस्था के भीतर इस देश में कॉरपोरेट और रईसों के आश्रय ही यह देश चलता है। हमें उनको राहत रियायत देनी होगी। जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी हैं वह किस क्षेत्र में कैसे नौकरी करें, उस दिशा में हम कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई बताने की जरूरत अब होती ही नहीं है, क्योंकि यह हमारी प्राथमिकता में नहीं है। तो इस बजट को लेकर जो अंतरिम बजट रखा गया उसका सच क्या हो सकता है। पहले हर जहन में यह बात आएगी कि इस देश की इकोनॉमी इस समय 3.7 ट्रिलियन डॉलर है और सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि 7 ट्रिलियन डॉलर हम हो जाएंगे। बजट की लाइन में इसका गाहे बगाहे दर्ज किया गया, बताया गया, लेकिन यह भी बताया गया कि दरअसल इकोनॉमी दुगनी होगी तो महंगाई पर काबू पाने के लिए आपको 3 से 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होना नहीं चाहिए। लेकिन फिक्र क्या है, वह 5% के पार है, कोई दिक्कत नहीं है। 6%, 7%, 8-9% तक गया, कोई फिक्र नहीं है।
इस दौर में लोगों की कमाई कम हो गई और वो बाजार से सामान खरीदने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। और डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हो गया, और किसी भी देश की इकोनॉमी को जब मजबूत बनाने का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किया जाता है तो डॉलर के मुकाबले कम से कम रुपया मजबूत हो, इस दिशा में कुछ कहना चाहिए, नहीं कहा गया। प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय गुणा भाग से नहीं बढ़नी चाहिए। यानी इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों की, कॉरपोरेट की, रईसों की अगर उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई नेटवर्थ के आश्रय जीडीपी का एक आकलन कीजिए और उसमें इस देश की जनसंख्या से भाग दे दीजिए, तो हर के क्षेत्र में इस देश के भीतर में लाख रुपया से ज्यादा तो आ गया। अब यहां पर एक सवाल है, जब प्रति व्यक्ति आय इस देश के भीतर में हर व्यक्ति के साथ लखपति बना चुकी है, तो लखपति देश के भीतर में अब किसी को लखपति बनाने की क्यों जरूरत है? मसलन महिलाओं का जिक्र किया गया, जो स्वयं सहायता समूह के तौर पर महिलाएं काम करती हैं, उसमें 3 करोड़ महिलाएं लखपति हो जाएंगी, इस दिशा में जिक्र किया गया। तो प्रति व्यक्ति आय जो देश की खुशहाली से जुड़े और इकोनॉमी में आम लोगों की भागीदारी हो जाए, इस दिशा से आंखें मूंद ली गई हैं। और बताया जा रहा है अब कि दरअसल एक तरफ हमारी इकोनॉमी इस रूप में 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन तक कब तक पहुंचेगी, लेकिन दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय जो उसकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए और वह जीडीपी के भाग गुना से हटकर हो, इस दिशा में हम कुछ नहीं बताएंगे। यह पहला राउंड है। दूसरा राउंड है कि प्रति व्यक्ति आय ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई। 2017 के बाद से अभी तक, यानी कोविड काल से पहले को ले आइए, इस दौर में प्रति व्यक्ति आय 1% 1.5% से ज्यादा नहीं बढ़ा है। जो किसानों की आमदनी है वो मैक्सिमम 4% बढ़ी है, लेकिन इकोनॉमी जो है 40% बढ़ी है। तो 40% प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, सरकार इस गुणे भाग की दिशा में चली जाती है। शायद इसीलिए इस बार बजट में कोई लोक लुभावन नारे नहीं लगाए गए। शायद इसीलिए इस बार बजट के भीतर में कोई एजुकेशन, हेल्थ या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि हकीकत में इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तहस नहस हो चुका है, हमें लगता है यह भी एक जान लेना चाहिए, जिस पर खामोशी सरकार ने बरत ली। अब यहां पर सवाल है कि जनता अगर खरीदने के लिए उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे, महंगाई बढ़ी हुई होगी, तो इकोनॉमी को हम कैसे समझें और कैसे माने? निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश कर रही थी, लेकिन इस दौर में रोजगार निर्माण का सवाल होना चाहिए। इस देश के भीतर में जीडीपी का एजुकेशन पर 3.8% खर्च होता है, और जबकि कुछ दिनों पहले ही एक असर की रिपोर्ट आई, उस असर की रिपोर्ट ने बतलाया कि स्थिति यह है कि 14 से 18 साल तक की उम्र के युवा जो हैं वह दूसरी क्लास की मैथमेटिक्स और अंग्रेजी भी नहीं बना पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, जो ग्रामीण भारत की स्थिति है। अब सवाल है कि जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम कमजोर किए हुए और इस देश की उपलब्धि कॉरपोरेट और रईसों के आश्रय देख रहे हैं। बैंकों के जरिए जो रिटर्न ऑफ की रकम है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी वह 2 लाख करोड़ से ज्यादा माफी दे दी गई। अब क्या सवाल है? अब सवाल यह है कि जब इस परिस्थिति में हम मिनिमम वेज का भी जिक्र करें, जबकि विकसित देशों के भीतर में लिविंग वेज होता है, यानी जीवन गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उस लिहाज से एक लिविंग वेज होता है, तो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। इन्हीं बातों को कहते हुए हर कोई यह सोचकर निकलने लगे, इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर तक अगर इन बातों का जिक्र करने लगे, तो हमें लगता है कि उनकी बातें हंसी ठिठोली वाली अगर होने लगे तो इस देश से कैसे खिलवाड़ हो रहा है, इसे एक क्षण के लिए सुनना चाहिए। जरा सुनिए इसे। जिस तरीके से चल रहे हैं अमृत काल के अंदर, वो विकसित भारत के लिए चल रहे हैं, तो जो कुछ भी होगा वो विकसित भारत के लिए होगा। सर, बजट कितना इम्पोर्टेंट है सर, और लोगों को इससे कितना लाभ मिलेगा? देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज़ के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। वर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं, और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है
इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। अब इस शानदार बजट के भीतर का सच, रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा का बजट 11% बढ़ गया है। जीडीपी की रफ्तार 3.4% की है। इनकम टैक्स इस दौर में 3 गुना बढ़ा है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है। यह भी अद्भुत सच है। यानी इस दौर में जो लोग पूछ रहे थे, जानना चाहते थे कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव होगा, तो नहीं हुआ। सैलरी क्लास को कोई फायदा होगा, तो नहीं हुआ। किसानों को कोई लाभ होगा, तो नहीं हुआ। चुनाव के मद्देनजर कोई लोक लुभावन घोषणाएं होंगी, तो नहीं हुआ। जो आशा बहनें हैं उनको आयुष्मान योजना से जरूर जोड़ दिया गया। जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया। जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ जाएंगी। जो लोग वंदे भारत से खुश हैं और इस दौर में रेलवे की हालत देख चुके हैं, उनको बताया गया कि दरअसल 40,000 सामान्य कोच जो हैं अब वो वंदे भारत जैसे कोच बनेंगे। लेकिन परिस्थिति इस देश में रेलवे की कैसे चरमरा गई है, इस दिशा से सरकार ने आंखें मूंद ली। 3 नए कॉरिडोर बनाएंगे, इसका जिक्र कर दिया। लेकिन इन 3 नए कॉरिडोर के जरिए इस देश के भीतर जो रेल से सफर करते हैं उनकी राहत और रियायत के लिए कुछ है, कोई प्लान नहीं है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे 4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। और इसी दौर में किसानों ने फसल बर्बाद होने के बाद जो खुदकुशी की अपने तौर पर, यह तादाद जो है सरकारी आंकड़े और एनसीआरबी के जरिए चीजें जो चलती हैं उसमें अगर परखना शुरू कीजिएगा तो पिछली बार की तुलना में वो संख्या ज्यादा हो गई है, बावजूद इसके कि फसल बीमा योजना का लाभ 4 करोड़ किसान ले रहे हैं। अब इस दौर में स्किल इंडिया का एक जोर चला है और दूसरा मुद्रा योजना का जोर चला है। यह दोनों इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोजगार नहीं है तो पैसा बांट दो। जिनके पास डिग्री है और जो काम कर सकते हैं तो उनके ठीक समानांतर एक दूसरी फौज खड़ी कर दो जो स्किल इंडिया के नाम पर रहे। तो आईटीआई के 3,000 केंद्र खोले जाएंगे और इस देश के भीतर में जो 43 करोड़ लोन मंजूर हुए उसके जरिए 22.5 लाख करोड़ रुपए बांटे भी गए हैं। हजारों लाखों करोड़ रुपए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी हुए हैं। किसान सम्मान निधि से किसानों को बड़ी राहत और रियायत है, यह भी ऐलान कर दिया गया। अब सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल जो इस दौर में आता है, क्या यह देश कॉरपोरेट और रईसों पर जाकर टिक चुका है? क्योंकि हमारे बजट के भीतर का एक सच बहुत साफ है। जो आकलन किया जा रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय आकलन है, यानी विश्व गुरु बनने, क्योंकि सौर ऊर्जा और उसके लिए सूर्योदय योजना का जिक्र किया गया। यह एक सच बात है। इस देश में अगर सौर ऊर्जा डेवलप कर ले, लेकिन एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा के लिए जिस मशीनरी को लगाना चाहता है वो लगा नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने यहां बना पाने की स्थिति में नहीं है और वो इतना कॉस्टली होता है कि उसको जोड़ घटाओ हिसाब जब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के व्यक्ति भी करते हैं तो कहते हैं अरे साहब ये तो 20 साल में जो बिजली बिल आएगा उतना पैसा तो ये अभी सौर ऊर्जा लगाने में लग जाएगा, तो इससे अच्छा है देखते हैं आगे क्या होगा। तो एक नारा भी उछाला जाता है हवा में जो इस बजट के जरिए उछाला गया, जिसमें कहा गया कि अब 1 करोड़ घरों पर जिस तरह सौर ऊर्जा लग जाएगा उससे बड़ी तादाद में लोगों को राहत होगी और 18,000 रुपए तक का बिजली बिल माफ हो जाएगा। उसमें लगभग 300 यूनिट फ्री होने लगेगी। तमाम चीजें हैं और इन सब के साथ साथ हर क्षेत्र को चूंकि छूना होता है, तो इस देश में मेडिकल के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन और कितनी महंगी मेडिकल स्थिति है जिसका जिक्र दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह आवाज उठी कि दुनिया में गरीबी की बड़ी वजह यह भी है कि लोग इलाज कराने जाते हैं तो वहां पर इतना महंगा इलाज होता है कि वह गरीब हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत के भीतर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। एक जिक्र करना था तो किया गया, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की जो बच्चियां होती हैं उनमें टीकाकरण किया जाएगा। यह तो एक स्थिति है, लेकिन हमने उससे पहले जिक्र किया इस बजट के जरिए सरकार ने एक बड़ी मोटी लकीर आने वाले वक्त को लेकर खींच दी है, क्योंकि उसको पता है वह चुनाव जीत रही है।
उसे पता है कि अब इस बजट के आश्रय इस देश के लोगों की उम्मीद और भरोसे को जीतना है, उम्मीद को जिलाए रखना है, तो फिर विकसित भारत की दिशा की तमाम उम्मीदों को ही पैदा करना है और बाकी डाटा रखने से कोई फायदा नहीं। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश के तमाम मंत्रालयों में 6 लाख करोड़ से ज्यादा निजीकरण के क्षेत्र में भारत बढ़ चुका है और हर मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताइए कितना किस क्षेत्र में मोनेटाइजेशन हो सकता है। इस देश के भीतर में जो सड़कें बन रही है वो कैसे टोल पर टिकी हुई है और खुद मंत्री कहते हैं कि 60 किलोमीटर से पहले एक भी टोल नहीं आएगा, बाद में घटाकर 40 तक किया, लेकिन होते होते आज स्थिति है कि हर 27 किलोमीटर के बाद इस देश में टोल आता है, आपको पैसा देना पड़ता है। यह परिस्थिति है कि जनता से ही पैसा निकालना है और जनता को ही देना, और सरकार ने अपनी पीठ ठोकी कि देखिए सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि हमने इनकम टैक्स जो था वो 3 गुना बढ़ गया। सवाल तो यह होना चाहिए था जिनके पास पैसा है उनसे हम कितनी वसूली कर रहे हैं, लेकिन बजट में यह भी कमाल है। हमें लगता है इस आंकड़े को समझिए जो बजट छुपा ले गया 2018-19 लीजिए, ठीक कोविड से पहले का साल और जो इलेक्शन ईयर था पिछले 5 साल का, उस समय इस देश में जो कॉरपोरेट टैक्स लिया गया वो था 6,63,572 करोड़ रुपए। और आज की तारीख में यानी इस मार्च तक में जो स्थिति बन रही है वो लिया जा रहा है कॉरपोरेट से 8,25,834 करोड़ रुपए। यानी जो बढ़ोतरी हो रही है वह लगभग 1.5-2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी कॉरपोरेट टैक्स में 5 साल में हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्सनल टैक्स जो हम और आप देते हैं उस टैक्स में बढ़ोतरी लगभग दुगुनी हो गई। 2018-19 में यह वसूली थी 4,73,169 करोड़ रुपए, आज वसूली है 8,33,307 लाख करोड़। कॉरपोरेट टैक्स की वसूली है 8,25,000 करोड़ और पर्सनल टैक्स की वसूली है, इनकम टैक्स की वसूली है 8,33,000 करोड़। बात कुछ और आगे चलिए, जो सोचते हैं कि सरकार बड़ी रियायत दे रही है, देखिए 5 किलो अनाज बांटती है, यूरिया पर भी लगभग 1,64,000 की करोड़ की रियायत दे दी गई है सब्सिडाइज रेट पर। तो उस जो दूसरे टैक्स लिए जाते हैं वह 2018-19 में 1,000 करोड़ से भी कम थे, 967 करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर लिए जाते थे। लेकिन आज ये बढ़ते बढ़ते 4,600 करोड़ पार कर गए हैं, यानी 4,000 करोड़ और टैक्स दूसरे मदों में लिया जा रहा है इसी दौर में। और इसको लेकर कोई भ्रम ना मानिए कि सरकार जो कहती है कि बड़ी तादाद में अब लोग इनकम टैक्स भरने लगे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 साल पहले और आज की तारीख में लगभग 1 करोड़ लोग बढ़े हैं। उस समय 5 साल पहले 5,95,00,000 थे, आज की तारीख में 6,96,00,000 है। यह तो एक स्थिति है इस देश के भीतर की जहां पर इस बात का जिक्र सरकार छुपा ले जाती है कि हमें हमारे पब्लिक सेक्टर से जो मुनाफा हो रहा है वो कितना मुनाफा है, सरकार उस मुनाफे का क्या करती है, कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस दौर में हमने गजब का काम किया है। हमने जितनी बड़ी तादाद में रईसों को राहत और रियायत दी है उसका एक आंकड़ा इस बजट के जरिए जो इकोनॉमिक सर्वे में निकलता, तो इकोनॉमिक सर्वे तो छुपा लिया गया, जो निकल कर आया उसमें बैंकों के जरिए जो रिटर्न ऑफ सरकार ने बीते 9 बरसों में किया है, ये 10वां बरस है, उसमें लगभग 14,56,000 करोड़ का आया, यानी 14,56,226 लाख करोड़ इतना है। तो 14,56,000 करोड़ में से लगभग 7.5 लाख करोड़ इंडस्ट्रिस्टों का माफ है। उसमें अलग से कुछ कॉरपोरेट को लेकर आइएगा जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो माफी है वो तकरीबन 4 लाख करोड़ की है, यानी 11 लाख करोड़ से ज्यादा की माफी उस तबके की है जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जो चार्टेड से घूमता है, जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जरूरत नहीं है, जिसको सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं है, उसको राहत और रियायत लगातार दी जा रही है। इस देश के भीतर में गरीबों को कितनी राहत मिलेगी इसका भी कच्चा चिट्ठा जब रखा तो यह भी हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी राहत इस दौर में जो मछली पालन करते हैं,
समुद्र के किनारे, खास तौर से क्या वहां के वोट चाहिए इसलिए कहा गया क्योंकि मत्स्य संपदा योजना में 55 लाख नए रोजगार मिल जाएंगे, इस बात का जिक्र किया गया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें लगभग अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बन जाएंगे। 2028 का हम जिक्र कर रहे हैं, 28-29 का जिक्र कर रहे हैं। अगले चुनाव में फिर ये आंकड़े आपके सामने निकल कर आएंगे कि और आप पूछेंगे अच्छा देश की तादाद तो इस दौर में और इतनी बढ़ गई, लेकिन सरकार कह रही है कि गरीबी कम हो गई। जो गरीबी कम होने की वजह है उसमें नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन बताया गया है, जिसमें अगर आपके बैंक में सीधा पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो आप बीपीएल नहीं है, अगर उज्ज्वला योजना का 1 सिलेंडर आप तक पहुंचा है तो आप गरीब नहीं है, अगर आपका बच्चा एक स्कूल जा रहा है तो फिर आप गरीब नहीं है, और फीस अगर आप देते हैं तो आप गरीब नहीं है। तो अलग अलग तरीके से जो खाका रखा गया, अब उसमें सवाल था कि इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो खुले तौर पर कहता है कि सरकार की इकोनॉमी कैसे डामाडोल है, सरकार इसे भी छुपा ले गई। क्योंकि सरकार बार बार कहती है कि हम लोग विलंब नहीं करते हैं, लेट नहीं होते हैं। वो पुराना दौर था जब लाग लपेट होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो सरकार का ही मंत्रालय है, वो बोलता है कि इस देश में 848 प्रोजेक्ट जो हैं देर से चल रहे हैं, और उसमें 123 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो 2029 में पूरे होंगे, उसमें 323 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2028 में पूरे होंगे, 27-28 में पूरे होंगे, 200 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2026-27 में पूरे होंगे, और 202 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 2025 में पूरे होंगे। अब आप क्या करोगे? ये लेट जो होता है, विलंब जो होता है, इससे भी नुकसान, क्योंकि इसकी आकलन जो सरकार खुद बता रही है कि देखिए जब बजट के जरिए हम इन प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर रहे थे उस समय इनका जो ओरिजिनल कॉस्ट आया था वो तकरीबन 25 लाख करोड़ का था। आज की तारीख में वो बढ़कर 30 लाख करोड़ पार कर गया है, यानी तकरीबन 5 लाख करोड़ इस दौर में पार कर गया है। अब यहां पर सवाल यह है कि अगर वक्त पर यह पूरा हो जाता तो सरकार को सिर्फ 9,60,000 करोड़ देने पड़ते, लेकिन आज की तारीख में उसे कितने देने हैं? उसको देने हैं 14,43,000 करोड़ रुपए और देने हैं। इसीलिए जो सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत का पहला बजट ऐसा है जो 18 लाख करोड़ के घाटे में चल रहा है, जिसको सरकार छुपा ले जाती है, मीडिया बताता नहीं है। यानी पिछली बार का जो बजट था और इस बार का जो बजट है उसमें 18 लाख करोड़ रुपए जो मार्च 2024 में पूरा होगा वो घाटे का सौदा है। अब सवाल है कि 2024 के बाद जो भी नई सरकार आएगी इस 18 लाख करोड़ के घाटे की पूर्ति कैसे करेगी? अबूझ सी पहेली है ये, क्योंकि कर्ज में डूबी हुई सरकार ने इस दौर में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज 2014 के बाद से लिया है, और खुद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि आपकी जो विकसित राष्ट्र होने की जो कल्पना है, जो आप टारगेट दे रहे हैं कि 2028-29 तक हम उस दिशा में बढ़ेंगे, क्योंकि हम लगभग 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, तो उतना ही आप पर कर्ज भी होगा, यानी जो जीडीपी होगी उतना ही कर्ज होगा। अब आप सोचिए यह सरकार आपको क्या मानकर चल रही है और क्या दिखाना चाहती है और क्या बताना चाहती है? वो कुछ नहीं करना चाहती है। वो जानती है कि इस देश के भीतर में उसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार से लेकर सवालों को खड़े करने वाले तमाम संस्थानों ने इस दौर में कुंडली मार ली है या फिर सरकार के राग में राग को अपना लिया है। तो कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं जहां पर आप सोच भी पाएं कि दरअसल इस देश की अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करते हुए 18 लाख करोड़ के बजटीय घाटे के साथ एक नई दिशा में विकसित राष्ट्र बनाने की सोच और उसके साथ कर्ज में डूबी हुई सरकार के सामने दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि भारत को एक बाजार में तब्दील कर दीजिए, यहां के कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्टों पर जो कर्ज है उसको माफ कर दीजिए, रईसों के साथ खड़े हो जाइए, रईसों की पूंजी के आश्रय इस देश में रोजगार पैदा होगा तो होगा, अन्यथा इस देश के तमाम मंत्रालय और सलती हुई सरकार से आप कोई उम्मीद मत रखिए। वह तो अपने हाथ में लगाम इसलिए रखी हुई है क्योंकि उसे भी सत्ता का उपभोग करने आना चाहिए, और इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जो 3 गुना बढ़ गया और 3 गुने से कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लेकर
उनके हवाई जहाज और उनके कारों के काफिले की कीमत भी बढ़ गई। इसी दौर में टैक्स पेयर के पैसे से अलग अलग भवन निर्माण भी शुरू हो गए। पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग क्यों खड़ी है, क्यों पड़ी है, कोई नहीं जानता है, लेकिन इस देश के भीतर में वो झोपड़ी, जिस झोपड़ी से निकलकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक कोई गरीब जाता है लेकिन अपनी झोपड़ी को तोड़ता नहीं है, क्योंकि उसे पता है पता नहीं कब ये घर भी उसके लिए रोजी रोटी से जुड़ जाए और इस घर को किसी दूसरे के हवाले कर दोबारा झोपड़ी में लौट जाए। इस परिस्थिति में यह देश चल रहा है और अंतरिम बजट हमारे और आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।